बिल गेट्स कहते हैं कि वो बहुत मायनों में लकी थे, जैसे उनका जन्म कुछ सर्टेन स्किल के साथ हुआ था और उनके पेरेंट्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे जहाँ पर शेयर करते थे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें जितने बुक्स भी चाहिए होते थे वो खरीद देते हैं। बिल गेट्स खुद को लकी मानते हैं टाइमिंग के टर्म में भी। वो कहते हैं कि ये अनयूजुअल है एक जिंदगी में इतने सारे लक का होना, पर मैं जो कुछ भी कर पाया उसमें मेरा लक एक मेजर फैक्टर था। बिल का जन्म एक सक्सेसफुल फैमिली में हुआ था जहाँ इनके दोनों पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ग्रेजुएट थे। इनके फादर एक लॉयर और इनकी मदर एक स्कूल टीचर थी। बिल के फादर एक बुक लिखते जिसमें वो शेयर करते कि उन्होंने क्या सीखा बिल और उनकी दो बहनों से। बिल के अपने 3 भाई बहन में दूसरे नंबर पर थे। इनकी बड़ी बहन 12 साल की, बिल 11 और इनकी छोटी बहन का बस अभी जन्म हुआ था। बिल के फादर आगे लिखते हैं कि बिल बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे। वो जब भी उनके रूम में जाते थे तो या तो बुक पढ़ रहे होते थे या सोच रहे होते थे। बिल के स्कूल में हर समर वेकेशन में बहुत सारे बुक्स दिया जाता था पढ़ने के लिए और जो स्टूडेंट सभी बुक को पढ़ लेता था वो जीत जाता था। बिल के रीडिंग एबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से वो हर साल जीतते थे। बिल कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें इनकरेज करते थे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करने के लिए जिनमें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तब उन्हें ये चीज़ें बहुत ही पॉइंटलेस लगती थी, पर मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये मुझे समझने में मदद की कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर स्टिक नहीं रहा जिसके साथ मैं कंफर्टेबल था, बल्कि मैंने और बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई की। बिल को कंप्यूटर का एक्सेस अपने हाई स्कूल टाइम से ही था। तब बहुत कम ऐसी संस्थाएं थी जिनके पास कंप्यूटर था और बहुत कम ऐसे लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते थे। बिल अपने फ्रेंड एलन के साथ अपने स्कूल के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं और 12 साल की उम्र में वो $2400 कमा लेते हैं। बिल कहते हैं कि वो अपनी अच्छी टीचर की वजह से मैथ और साइंस को इतने बेहतर से समझ सके और इन्हें मदद की कंप्यूटर को समझने में। बिल और एलन को लेग स्कूल से ही कंप्यूटर का एक्सेस था, जहाँ पर उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला। वहाँ पे वो दिन के 6 7 8 घंटे काम करते थे क्योंकि तब कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम था। बिल अपने दोस्तों के साथ ट्रैप और डाटा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर ये मदद की इन्हें कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर को और भी अच्छे से समझने में। बिल को स्कूल टाइम से बहुत सारे जॉब ऑफर मिलते थे, पर इनके पेरेंट्स इसके लिए अलाउ नहीं करते थे। पर इनके हाई स्कूल के फाइनल ईयर में इनके पेरेंट्स इन्हें कॉलेज स्टार्ट करने से पहले फुल टाइम जॉब करने के लिए अलाउ कर देते हैं, जहाँ पे TRW में एज ए प्रोग्रामर काम करते हैं और जहाँ पे ऑफिशियली पहली बार एज ए सुपरवाइजर और बॉस काम करते हैं। कॉलेज में बिल स्टीव ब्लैमर से मिलते हैं, जो कि बिल के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं बाद में, और ये बिल्कुल अलग थे बिल गेट्स से। बिल अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्तों के साथ अल्ट्रा कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर AD बनाते हैं और इसकी वजह से उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ता है क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और इस वजह से इनकी मदर भी बहुत डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो चाहती थी कि बिल हार्वर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। जब 30 साल बाद इन्हें हार्वर्ड ऑनर करता है डिग्री, तब उनकी माँ तो नहीं रहती है, पर उनके अपने डैड से बोलते हैं, डैड मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वापस आकर अपना डिग्री ज़रूर कंप्लीट करूँगा। और वो बोलते हैं कि ग्रेजुएशन किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट इसेंशियल स्टेप है। बिल कहते हैं कि उनके लाइफ का जो बेस्ट डिसीजन था वो था पॉल एलन के साथ बिजनेस ज्वाइन करना और अपने कॉलेज फ्रेंड स्टीव ब्लैमर को हायर करना, क्योंकि ये इनकी बहुत मदद करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को ग्रो कराने में। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट फाउंड किया था तब वो सिर्फ 19 साल के थे। उस टाइम पर लोगों को लगता था कि माइक्रो कंप्यूटर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है बल्कि एक हॉबी है, और उनके पेरेंट्स भी श्योर नहीं थे कि बिल इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। उन्हें लगता था कि बिल वापस जाके अपना कॉलेज ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तब उस टाइम पे उनके साथ उनके कॉलेज के उस फ्रेंड थे जिन्हें बिल ने कन्विंस किया था कि उनका जो ये विज़न है वो प्रैक्टिकल है, ना कि एक विश। बिल आगे कहते हैं कि अगर मुझे कुछ साल पहले कोई पूछता कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है तो मैं कह सकता था कि 100 एम्प्लॉय तक पहुंच सकती है। हमें नहीं पता था कि इन फ्यूचर हम इतने ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। बिल और एलन अल्ट्रा बेसिक को बनाते हैं और फिर उसे लॉन्च कर देते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग थे जो उसे यूज़ करने के लिए पे करते थे। उनकी टोटल सेल में से बस 10% लोग ऐसे थे जो लाइसेंस को खरीदते थे देन यूज़ करते थे, और 90% लोग उसे अनलीगल वेज में यूज़ करते थे। इससे बहुत परेशानी होती है बिल और एलन को, क्योंकि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एक्ट में नहीं आता था। और बिल बहुत बार एप्लीकेशन लिखते हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, पर फिर भी उसे सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट एक्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट को बहुत परेशानी होती है अपनी अर्ली डेज में। लेकिन सिर्फ 10 में से 1% लोग ऐसे थे जो अल्ट्रा बेसिक यूज करने के लिए पे करते थे। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट लॉस में जा रहा था क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ जो उनके फ्रेंड थे उन्हें पे भी करना पड़ रहा था। इससे बहुत परेशानी होती है माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती समय में बिल और एलन को। बिल एक बार लिखते हैं कि अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उस पर हम हर काम कर सकते हैं तो ये कितना आसान हो जाएगा किसी भी यूज़र के लिए। उन्हें इस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो अपने फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस टाइम पे
एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी नहीं थे, बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाते थे और लोगों को सेल करते थे। और बिल गेट्स कहते थे कि उनकी कंपनी से अगर उनके 12 बेस्ट एम्प्लॉय को हटा दिया जाए तो उनकी कंपनी एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी कंपनी बन जाएगी। बिल की जो मदर थी वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की चेयरपर्सन थी, और आईबीएम एक फर्म था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता था। बिल के कनेक्शन की वजह से आईबीएम इन्हें हायर करता है सॉफ्टवेयर के लिए। आईबीएम इनसे कहता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कि अफोर्डेबल हो होम यूजर्स के लिए, और ये इनसे बेसिक, फॉर्ट्यून और कोवल भी लेता है। इतना ही नहीं, इनसे जो भी कॉम्पिटिटर था इनका वो भी उनसे सॉफ्टवेयर लेते हैं। चाहे कोई भी कंपनी ग्रो करे, बिल को प्रॉफिट ही होता है। आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट से बेसिक, फॉर्ट्यून और कोबोल भी लेता है। इनके जितने सारे कॉम्पिटिटर थे वो भी बिल से सॉफ्टवेयर लेते हैं। चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना ग्रो करे, बिल प्रॉफिट में थे। 1982 में एक मेजर डिजीज की वजह से एलन को माइक्रोसॉफ्ट से दूर जाना पड़ता है। तब अकेले ही बिल सब कुछ हैंडल करते हैं। अपनी डिजीज की वजह से वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आ पाते हैं, और वो सोचते हैं वो अपना शेयर बिल को बेच देंगे, पर जितना कंसिडरेशन वो शेयर के बदले मांगते हैं बिल उतना देने से मना कर देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि बिल एलन बहुत ही ज़्यादा लकी थे, क्योंकि 1892 और 1893 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। बिल खुद तो रिच हुए ही और साथ में एलन को भी बना दिया। 1983 बिल गेट्स एंड स्टीव ब्लैमर डिसाइड करते हैं कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं करेंगे, बल्कि वो विंडोज़ एंड मैक पे भी काम करेंगे। मैक के लिए स्टीव जॉब और बिल गेट्स दोनों मिलकर काम करते हैं, और बिल गेट्स बताते हैं कि स्टीव जॉब के साथ काम करना उनके लिए बहुत ही फनफुल था, और उनकी तारीफ भी करते हैं। कहते हैं कि स्टीव जॉब के एक बहुत ही अच्छी इंजीनियर और एक डिज़ाइनर है, और साथ में उन्हें लोगों को मोटिवेट करने का तरीका भी बहुत ही अमेजिंग है। और इस टीम को स्टीव जॉब लीड कर रहे होते हैं। 1986 में माइक्रोसॉफ्ट एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है। अब कोई भी इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट कर सकता था, पर बिल गेट्स को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो आंसरेबल थे टू एवरी स्टॉक होल्डर। पर इससे कंपनी का कैश फ्लो बहुत बढ़ जाता है, और इसका यूज़ वो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपेंडेशन में कर सकते थे। और यही कारण था जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी में ट्रांसफर हुई थी, और बिल गेट्स को यह बेटर ऑप्शन लगा था डेप्ट लेने से। OS2 और विंडो दोनों का फर्स्ट वर्जन 1987 में रिलीज होता है। ये दोनों प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिट में था। माइक्रोसॉफ्ट ईमेल 1988 से ही यूज़ कर रहा था, और ये बात बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था। एक बार बिल गेट्स ने कहा था कि इंटरनेट के आने की वजह से चीज़ों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ये बात उन्होंने गूगल के फंडिंग से पहले ही कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंटरनेट की वजह से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी हो जाएगी। कुछ समय पहले स्टीव जॉब को एप्पल से निकाल दिया जाता है, पर उन्होंने जो कंपनी बनाई थी नेक्सा, उसे एप्पल एक्वायर कर ली थी, और जिस वजह से वो फिर से एप्पल में वापस आ जाते हैं। उन्हें इस बार कंपनी का सीईओ फिर से बना दिया जाता है, पर इस टाइम एप्पल बैंक करप्सी के कगार पे थी, और एप्पल में माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है और उनकी मदद तब करती है जब उन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बिल गेट्स बहुत सालों से दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, फिर भी वो सामान्य से इकोनॉमी सीट पर ट्रैवल करते थे। इन 1997 उन्होंने पहला प्राइवेट जेट लिया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ता था। 1997 में बिल गेट्स ने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द स्पीड ऑफ थॉट यूजिंग अ डिजिटल नर्वस सिस्टम, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभी कंपनियों को ये देखना चाहिए कि वो पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिल गेट्स पिछले 27 सालों से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, पर 1999 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव ब्लैमर को बना दिया। बिल गेट्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पहले ऐसी फर्म थी जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। कोई भी जो कि होम कंप्यूटर यूज करता था वो या तो OS2 लेता था या तो विंडो। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट में 90% से भी ज़्यादा शेयर था, और इंटरनेट के आने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते थे, बाद में फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगे, और फिर बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन पे काम करते थे। इससे माइक्रोसॉफ्ट तो प्रॉफिट में था ही, साथ में ये यूजर्स के लिए बहुत ही आसान था। इससे माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रॉफिट कमा रहा था। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और इस वजह से 1994 में माइक्रोसॉफ्ट और DOJ के बीच में एक कॉन्सेप्ट डिसएग्री होता है। कॉन्सेप्ट डिसएग्री क्या होता है? कॉन्सेप्ट डिसएग्री दो पार्टीज के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे ऐसे एक्सेस नहीं ले सकता था जिसे DOJ एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ करता जिसे DOJ एक्सेप्ट नहीं करता था, तो DOJ उस पर लीगली एक्शन ले सकता था। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फर्स्ट जज रखा गया था वो फैसला नहीं कर पाता, इसलिए इसमें 1 साल का डिले हो जाता है। और अगस्त 1995 में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज
थॉमस पेनफील्ड जैक्सन इस डिसएग्री को अप्रूव कर देते हैं और ये डिसएग्री दोनों के बीच में 6.5 साल के लिए होता है। और 1997 में माइक्रोसॉफ्ट इस डिसएग्री का उल्लंघन करता है और इस वजह से उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की ज़रूरत था जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बना सके, क्योंकि वो अपने विंडो को वर्जन को सिर्फ एक ही ब्राउज़र के साथ लॉन्च करना चाहते थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज के टाइम में ये बहुत आसान है, आप आसानी से नया वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो और एग्जिस्टिंग वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर सकते हो। बट इन दैट टाइम 1997 1998 में ये बहुत ही डिफिकल्ट था, ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था क्योंकि इंटरनेट बहुत ही स्लो था। इस वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और साथ में माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडो के साथ माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र को फ्री में देते थे और वेब ब्राउज़र के लिए भी वो चार्ज नहीं करते थे। इस वजह से इनके कंप्यूटर को बहुत ही नुकसान होता था क्योंकि उस टाइम पर कंपनी वेब ब्राउज़र यूज़ करने के लिए चार्ज किया करती थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 पर काम करने के साथ साथ बहुत सारे इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे थे और उसका कोड नेम था ओहरे, बाद में जिसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर पड़ा। ओहरे नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये शिकागो के सबसे बड़े एयरपोर्ट था और इसका मतलब ये था कि आप शिकागो में रहते हुए कहीं भी जा सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर वेंडर और कंज्यूमर दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ करता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे और सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी। उन्होंने एक साथ काम भी किया था और एक दूसरे के खिलाफ भी काम किया था। जब स्टीव जॉब को एप्पल से फायर कर दिया जाता है तो बिल गेट्स उनसे हमेशा इंटरेक्ट करते थे और उन्हें अप्रिसिएट करते थे उनके टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ के लिए। बिल गेट्स बहुत बार अपनी कंपनी को डिफेंड करते थे। जब 2004 में आईपॉड रिलीज होता है तो बिल गेट्स कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हम कह सकते कि हमने ये क्यों नहीं किया, ये बहुत ही महंगा है और हर इंसान एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं चाहता है। सो वो हमेशा अपनी कंपनी को डिफेंड करते थे एप्पल के बारे में उल्टा सीधा बोल के। 2004 में आईपॉड के रिलीज होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट भी टैबलेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और इस प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर थे उनकी वाइफ स्टीव जॉब की फ्रेंड थी। तो एक बर्थडे पार्टी में जहाँ पर बिल गेट्स और स्टीव जॉब दोनों आए रहते हैं, वो इंजीनियर इस बात को रिवील कर देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी टैबलेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और इस बात से बिल गेट्स को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय उनके बिजनेस के अंदर की बातों को रिवील कर रहे हैं। और इस बात से स्टीव जॉब को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम पर उन्हें कॉपी कर रहा था। इस पार्टी के तुरंत बाद स्टीव जॉब अपने स्टाफ को ऑर्डर देते हैं टच स्क्रीन पे काम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अपसेट थे कि माइक्रोसॉफ्ट उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा है। टच स्क्रीन सबसे पहले आईफोन में रिलीज होता है, फिर आईपैड में, और इस इनोवेशन के लिए बिल गेट्स उन्हें अप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन बिल गेट्स को ये बात नहीं पता था क्योंकि टच स्क्रीन बनाने का मेन इंस्पिरेशन जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एप्पल के प्रोडक्ट का कॉपी करना। इन 2007 ऑल थिंग डिजिटल बिल गेट्स और स्टीव जॉब दोनों को एक जॉइंट इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं इनके कामों को लेके। स्टीव जॉब बिल गेट्स के बारे में कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उससे पहले हमें नहीं पता था तो सॉफ्टवेयर कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। सेम बिल गेट्स स्टीव जॉब के बारे में कहते हैं कि इन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया और उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि कंप्यूटर गोइंग टू बी अ मास मार्केट। इसी तरह इस कॉन्फ्रेंस में बिल गेट्स और स्टीव जॉब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और स्टीव जॉब बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें हमेशा हेल्प की जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी और वो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट को हराना नहीं चाहते थे। हाँ, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे बट वो दोनों ना दो अलग अलग मार्केट में काम कर रहे थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और एप्पल एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी थी। 2011 में स्टीव जॉब के डेथ के बाद बिल गेट्स अपने एक पर्सनल वेबसाइट में एक नोट लिखते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को 30 ईयर से ज़्यादा जानते थे, जिसमें हमने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी किया और कुछ बुरा भी। उस टाइम स्टीव जॉब 56 ईयर ओल्ड थे और बिल गेट्स 56 के होने ही वाले थे। स्टीव जॉब के डेथ के तुरंत बाद बिल गेट्स एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि अभी स्टीव जॉब का जो बायोग्राफी आया था उसमें स्टीव जॉब ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कभी कुछ इन्वेंट नहीं किया, वो हमेशा दूसरों को आइडिया को कॉपी करते रहे और इस क्रिटिसिज्म को बिल गेट्स एक्सेप्ट करते हैं। और बिल गेट्स कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को 30 साल से ज़्यादा से जानते थे, इस बीच हमने एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा भी बोला और कुछ बुरा भी बोला और मुझे इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि वो लोग अच्छे थे और हम लोग बुरे,
वो लोग सही थे और हम लोग गलत। एक बार स्टीव जॉब ने कहा था कि बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है। वो खुद को प्रोडक्ट पर्सन कहते हैं लेकिन वो नहीं है। उनके लिए बिजनेस में जीतना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने से भी ज़्यादा। बाद में ये बात पता चलती है कि बिल गेट्स ने एक लेटर लिखा था स्टीव जॉब को उनकी डेथ से पहले, जिसमें उन्होंने कंग्रेचुलेट किया था स्टीव जॉब को उनकी कंपनी और उनके फैमिली के लिए, एक फ्रेंड की तरह, ना कि एक कॉम्पिटिटर की तरह। और बाद में स्टीव जॉब की वाइफ का कॉल आता है बिल गेट्स को और वो कहती है कि जिस बायोग्राफी में लिखा है वो सही नहीं है। आप दोनों को जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था वो सच है। और वो ये भी कहती है कि स्टीव जॉब ने इस लेटर को अपने पास रखा था अपने लास्ट मोमेंट तक। गेट्स कहते थे अपनी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से अलग रखने का और खुद को क्राउड से दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे काम करते हो, आप इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हो, मैनेज करते हो और यूज़ करते हो। यही डिसाइड करता है कि आप हारोगे या जीतोगे। बिल गेट्स ने बहुत सारी बुक लिखी थी, जिसमें से पहला बुक था द ओपन लेटर टू हॉबीइस्ट इन 1996, माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट ईयर में। जब लोग बिना लाइसेंस के ही माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे तब उन्होंने इस बुक को लिखा था। उसके बाद द रोड अहेड इन 1995। उसके बाद फिर से उन्होंने रोड अहेड को लॉन्च किया एक कम्प्लीटली रिवाइज एंड अपडेटेड वर्जन के साथ 1996 में। उसके बाद बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट इन 1999 और उनका जो लास्ट बुक था वो था द ट्रस्टवर्दी कंप्यूटिंग मेमो, उन्होंने लिखा था जनवरी 2002 में। बिल गेट्स की शादी मेलिंडा फ्रेंच के साथ होती है 1994 में। मेलिंडा फ्रेंच चीफ जनरल मैनेजर और कंप्यूटर साइंटिस्ट थी माइक्रोसॉफ्ट में और फॉरब उन्हें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमन भी बताता है। 2021 में उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और इनके 3 बच्चे थे, एक इनका बेटा था और इनकी 2 बेटियां थी। सो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।